Okay, today we are going to start a new topic in straight lines, that is equations representing two or more straight lines. As the name suggests, ऐसे इक्वेशंस की बात करेंगे जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हों. ठीक है. अब आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने हैं, सच एज जेई एडवांस, जेई मेंस और भी बहुत सारे. तो उन एग्जामिनेशंस के लिए ये जो टॉपिक है ना आज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वैल्यू रखता है. और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अभी तक जो आप करते आए हैं आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे ख्याल से लगा होगा. ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग है वो, बट दिस इज अ बिट मोर चैलेंजिंग देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है. अब ज़्यादा नहीं, चैलेंजिंग कहने का मतलब है कि थोड़ा सा क्वालिटी और बढ़ गया और क्या. ठीक है. तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं. ठीक है ना. चलिए शुरू करते हैं. ओके. अब जैसा कि नाम ये सजेस्ट कर रहा है कि इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग टू और मोर स्ट्रेट लाइंस, मतलब एक ही इक्वेशन होगा लेकिन उस एक इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइन या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस छुपे होंगे. इसका यही मतलब होता है अगर हम आसान भाषा में बात करें. चलिए सबसे पहले देखिए थोड़ा एक दो एग्जांपल्स. मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ट्रेस द लोकस ऑफ, चाहे इस तरह कहा जाए, ट्रेस द लोकस पहला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब लोकस का क्या मतलब है? एक इक्वेशन. लोकस मतलब क्या होता है? लोकस एक फिगर को कहते हैं, एक कर्व को कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, और उसका जो इक्वेशन होता है उस कर्व का, उसे भी हम लोकस ही कहते हैं. ठीक है ना. टिपिकली दोनों का सेम ही मीनिंग होता है. अब लोकस मैंने आपको बताया है बहुत पहले स्टार्टिंग के क्लासेस में ही, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट किया था उसी समय आपको बताया था कि लोकस होता क्या है. चलिए फिर से दोहरा देता हूं. लोकस मतलब कि अगर कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता हो, याद रखिए, अगर कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता हो तो उस पॉइंट के द्वारा जो भी कर्व बनाया जाएगा उसी कर्व को हम कहते हैं लोकस ऑफ दैट पॉइंट. एंड द इक्वेशन टू दैट कर्व इज कॉल्ड इक्वेशन टू द लोकस, और इक्वेशन टू दैट पर्टिकुलर लोकस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. चलिए तो मान लीजिए ये कोई लोकस है, यानी कि किसी कर्व का इक्वेशन है. अगर इस इक्वेशन को थोड़ा हम ब्रेक करें तो ये इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब होता है? जो अभी हमने ये किया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा समझते हैं कि क्या है. दिस मीन्स दैट, मान लीजिए ये इक्वेशन आपका नंबर 1 है. दिस मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन 1 इज satisfied by all the points which satisfy the equation x minus 3 is equal to 0. नहीं होगा. सबसे पहले समझिए, अब ये जो हमारा फैक्टर है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 आ रहा है. अब ये जो एक्सप्रेशन आया है x माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 2, ये एक्सप्रेशन इसी इक्वेशन से हम लेके आए हैं. चलिए ठीक है. दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है
ये उन सारे पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई करेगा जिसके लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, करेगा ना? जिसके लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, उन सारे पॉइंट्स के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। साफ साफ बात है। एंड ऑल्सो द गिवन इक्वेशन is satisfied by all the points which satisfy the equation x minus 2 is equal to 0। सही है, यानी कि इस इक्वेशन के सारे पॉइंट्स के लिए, मतलब इस इक्वेशन के जो जो रूट होंगे उन सारे पॉइंट्स पे ये भी सेटिस्फाई होगा। साफ साफ यहां से दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये सेटिस्फाई होगा कब कब? जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और एंड ऑल्सो इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, वी हैव गॉट दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस, इसी को तो ब्रेक करके हम फैक्टराइज करके इतना लेके आए हैं, यानी कि ये और ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन के सारे रूट्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो कि किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा, और उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो होगा y एक्सिस से कितना होगा? 3। उसी तरह x माइनस 2 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y अगेन एट अ डिस्टेंस 2 फ्रॉम द y एक्सिस, है कि नहीं है? अगर ये हमारा, एक मिनट, अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए 1 2 3, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y के पैरेलल है, राइट? x इज इक्वल टू 2, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन यहां पे है, ये भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों, ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली ये सिंगल इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनमें से एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड द अदर स्ट्रेट लाइन इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग टू और मोर स्ट्रेट लाइंस। यहां पे जो इक्वेशन है वो सिंगल इक्वेशन इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इस लोकस को ट्रेस किया। ये जो लोकस है किसी इक्वेशन का, किसी लोकस का इक्वेशन है, ये अल्टीमेटली दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। उनमें से एक स्ट्रेट लाइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है और दूसरा स्ट्रेट लाइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाला है, दैट इज इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे उन सबका कोऑर्डिनेट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो जो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। एंड द सेम गोज फॉर दिस इक्वेशन एज वेल। सो दिस इक्वेशन represents two straight lines. One of those equations is x minus 3 is equal to 0 and the other equation is x minus 2 is equal to 0. चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। इस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रेस द लोकस, अगर हम इस तरह का एक इक्वेशन लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक इक्वेशन है, किसी लोकस का इक्वेशन है। अब इसको ट्रेस करना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy
प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि y कॉमन लेंगे y माइनस 2x माइनस x कॉमन लेंगे y माइनस 2x इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज y माइनस x इंटू y माइनस 2x इज इक्वल टू 0. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3. नाउ इसका ये मतलब है कि द गिवन इक्वेशन equation 2 is satisfied by the coordinates of all the points which satisfy the equation y minus x is equal to 0, and also by the coordinates of all the points which satisfy the equation y minus 2x is equal to 0. सही है? अगर ये आपने समझा है तो सही है. ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पे जिस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो. ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप. और अगेन यही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए जिन कोऑर्डिनेट्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन और ये पर्टिकुलर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. चलिए इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5. अगर इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में देखें तो ये हमारा y इज इक्वल टू x है और ये हमारा y इज इक्वल टू 2x है. यानी कि इसका जो स्लोप है वो m1 इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है तो m1 इज इक्वल टू 1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45. और इसके लिए m2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2. राइट? Hence, and it is clear that equation 4 represent a straight line. अच्छा, एक चीज और देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में दोनों ही इक्वेशंस में, इसमें और इसमें, c हमारा 0 है, कांस्टेंट 0 है. और c अगर 0 रहे तो स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर डेफिनेटली पास करता है. व्हाट इज दैट पॉइंट? द ओरिजिन. ठीक है? सो इट इज क्लियर दैट इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन passes through the origin and making an angle of 45 degrees with the positive x axis. कोई दिक्कत नहीं है. And similarly equation 5 is also represent a straight line passes through
the origin and making an angle of tan inverse 2 with the positive x axis. इसका ये मतलब है कि the given equation represent two straight lines, one of which is y minus x is equal to 0 and the other one is y minus 2x is equal to 0. लिख लीजिए इसको भी. Hence the given equation मतलब इस केस में ये वाला इक्वेशन 2 represent two straight lines y minus x is equal to 0 and y minus 2x is equal to 0. ना अब ये तो हो गई बात कि एक इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है. आज हम ऐसे इक्वेशंस के बारे में ही देखेंगे जो कि दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता हो. आगे जाके देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रकार का इक्वेशन जो है nth डिग्री का n नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे. चलिए नाउ बिकॉज ये जो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन होता है ये आपके एग्जाम्स में आता है. सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी केयरफुली. जो भी मैं अभी बताऊंगा, जो भी इक्वेशंस बताऊंगा, जो भी कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस अभी आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ट्राई टू एक्चुअली सी देम केयरफुली. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये तो आपने देख लिया. नाउ आगे बढ़ने से पहले आप सबको थोड़ा सा होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में मैं बता दूं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आप यहां पे लिख लीजिएगा. इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग टू or more straight lines. ठीक है. नाउ होमोजेनियस इक्वेशन थोड़ा देख लीजिए. होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री में आपने होमोजेनियस पढ़ा होगा, मीनिंग यहां पे भी सेम होता है. होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है, मतलब मैं होमोजेनियस पर्टिकुलर होमोजेनियस का मीनिंग बता रहा हूं. ठीक है, तो ये मत समझिए कि केमिस्ट्री वाला होमोजेनियस और ये एकदम सेम टू सेम होंगे फिजिकली, ऐसा नहीं है. ये जस्ट अ कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम चीज को ही बताते हैं, मतलब होमोजेनियस का जो मीनिंग है. चलिए, होमोजेनियस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके हर टर्म में जो वेरिएबल का टोटल सम ऑफ पावर होता है, सम ऑफ इंडिसेस, वो बराबर होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक इक्वेशन इस तरह का है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. ऐसा क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है, यहां पे वेरिएबल x और y है, तो यहां पे x और y का जो पावर है वो मिला के कितना है? 1 + 1 बराबर 2. तो यहां भी 2 है, यहां पे y कर दीजिए, और यहां पे जो y का पावर है वो कितना है? ये भी 2 है, तो यहां पे
2, यहां भी 2 टोटल पावर, यहां भी 2 टोटल पावर। दैट मीन्स इन तीनों टर्म्स का जो पावर है वो कितना है? 2। सो दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसी तरह होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री होता है, फोर्थ डिग्री होता है, एंड सो ऑन टू होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ nth डिग्री तक होता है। अब इन कुछ भी हो सकता है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशंस आप टिपिकली समझ गए, क्योंकि आज हमें इसी का काम है, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस का। चलिए, अब ऐसा देखा गया है कि जो कोई भी जनरल होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का, वो हमेशा, या इस तरह कहें कि कोई भी सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो हमेशा 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। वो दोनों स्ट्रेट लाइन रियल और कोइंसिडेंट हो सकते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप। वो दोनों ही रियल और अनइक्वल हो सकते हैं, और वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सो हमारा जो पहला थ्योरी है, आज का थ्योरम है, वो ये है, ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो कि थोड़े एक्सपीरियंस होंगे वो यहाँ पे ऑलवेज देख के थोड़ा सा चकित रहेंगे, बट मैं इसको समझाता हूं। रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस और एक चीज और, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ऑरिजिन से होके पास करेंगे लाइंस, इसको भी नोट कर लीजिए। पासिंग थ्रू द origin, represent 2 straight lines passing through the origin. These straight lines, these straight lines can be real and unequal, यानी कि रियल एंड डिफरेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अनइक्वल की जगह लिख लीजिए एंड, और डिफरेंट, और डिफरेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट, एंड इमेजिनरी। अब डेफिनेटली आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट हियर, बट आई हैव टू प्रूव इट that whether this statement is true or not। ठीक है, हमें देखना होगा कि ये स्टेटमेंट, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये सही है या नहीं है। ये चीज हमें पहले चेक करना होगा। तो इसी को पहले चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सच स्टेटमेंट है कि कोई भी जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का, वो हमेशा 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑरिजिन से पास हो। अब हो सकता है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस रियल और डिफरेंट, यानी कि अनइक्वल हो, रियल एंड कोइंसिडेंट हो, एंड इमेजिनरी हो। अब ये ऑलवेज मैंने इमेजिनरी वाले पोर्शन के लिए लगाया है, ठीक है। अब 2 स्ट्रेट लाइंस हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कई जगह पे, कई बुक्स में आपको ये मिल जाएगा कि हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी हो। बहुत सारे बुक्स में आप ये चीज देखेंगे, बट इमेजिनरी है, लाइंस तो है, इमेजिनरी लाइंस है, तभी तो बात हो रही है ना। इसीलिए जहां पे इमेजिनरी लाइंस हो वहां आपको यहां दिखा देना है कि हाँ भाई ये दोनों लाइंस इमेजिनरी है। किस लिए इमेजिनरी होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसीलिए मैंने यहां लिखा है ऑलवेज रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड कोइंसिडेंट एंड इमेजिनरी। तो जहां इमेजिनरी वाला केस आता है वहां पे बहुत बुक्स में लिखा जाता है कि इस केस में दोनों स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा पॉइंट वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में, इसीलिए मैंने यहां पे ऑलवेज लिखा है और इसीलिए यहां पे ऑलवेज ही होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि सपोज द जनरल, या इस तरह से, ए जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है, मान लेते हैं। और वो इक्वेशन क्या है हमारा? वो इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² = 0। अब बहुत जगह यहाँ पे 2h के जगह कोई कांस्टेंट सिंगल क्वांटिटी c d ऐसे करके ले लिया जाता है, बट 2 यहाँ पे लगा देने से ना थोड़ा सा आगे के लिए चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का इसी तरह टिपिकली रिप्रेजेंट किया जाता है 1। ओके, अब इस इक्वेशन को सपोज करिए पहले कि ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y को यहां पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लीजिए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे, मैंने आपको शायद नहीं बताया है अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक चीज और, जल्दी जल्दी सिलेबस अब करेंगे हम लोग, क्योंकि जो इतने दिन से क्लास लेने में गैप हो रहा था वो उसका कारण था मैं काफ़ी बिजी था 2-3 जगह पे, तो इसीलिए मैं नहीं ले पा रहा था। अब मैं इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, इसी पर्टिकुलर काम पे, अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सो अब क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप कभी कभार होगा, अदरवाइज आई एम ट्राई टू टेक क्लासेस ऑन अ डेली बेसिस। और सिलेबस भी अब जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी हम लोग अलजेब्रा में बहुत पीछे हैं मेरे ख्याल से, तो अलजेब्रा को अब और ट्रिगोनोमेट्री को पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक कराने के बाद हो सकता है, नहीं, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस, इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करवाने के बाद एक और टॉपिक बचता है स्ट्रेट लाइंस में, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसको भी मैं ख़त्म करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग प्योरली ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा को थोड़ा पहले ख़त्म कर लेंगे, एटलीस्ट ट्रिगोनोमेट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे, ताकि हम एकदम फ्री हो जाएं कैलकुलस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, क्लासेस अब रेगुलर चलेगा और जल्दी जल्दी सिलेबस भी खत्म होगा। चलिए, सपोज ए जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ऐसा हमने कर लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई भी इस तरह का ax² bx + c = 0 डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x में। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 कर देंगे दोनों तरफ a से डिवाइड करके, तो x² + bx/a + c/a। अब क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन में एक बार हम लोग bx/a + c/a, इसी इक्वेशन में हम लोग x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। x कोफिशिएंट यहाँ पे b/a है, तो b/2a का होल स्क्वायर, यानी कि b²/4a² - b²/4a² = 0। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। कैसे? x² + bx/a + b²/4a², यहाँ पे प्लस c/a माइनस b²/4a² = 0। दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा 4ac माइनस b²/4a² = 0। ठीक है, तो वही चीज यहां करेंगे। अब इसको भी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर लिया x में,
बाकी सब कुछ को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों तरफ a से डिवाइड करके x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं 1 कर देते हैं, प्लस 2hxy बाई a प्लस by स्क्वायर बाई a प्लस, अब यहां पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है देखिए ध्यान से, 2hy बाई a, इसका आधा यानी कि 2 यानी कि hy बाई a का होल स्क्वायर हम लोग जोड़ और घटाएंगे, या यूं कहें कि hy बाई a का होल स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहां पे हो गया h स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x स्क्वायर प्लस 2hxy डिवाइडेड बाई a प्लस h स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसको एक तरफ रखते हैं यहाँ पे, और प्लस by स्क्वायर बाई a माइनस h स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको एक तरफ रखते हैं, राइट। अब इन सब में से क्या करिए कि a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम होकर उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस 2ahxy प्लस h स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस b a y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा ax प्लस hy का होल स्क्वायर, यहां से अगर हम माइनस y स्क्वायर कॉमन ले लें, माइनस y स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, अंदर आ जाएगा ये ब्रैकेट के, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस hy का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ऐसे y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इसको या इसको कुछ इरेज करना होगा, जगह चाहिए होगा हमें। चलिए इसी को इरेज करते हैं और जगह को खाली करते हैं। अब देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई माइनस प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस एच वाई माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए, इसका ये मतलब है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा, यही था हमारा मेन इक्वेशन, ये सेटिस्फाई करेगा दो इक्वेशंस के रूट्स के अकॉर्डिंग, मतलब दो इक्वेशंस के रूट्स पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? दिस मीन्स दैट इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इस वाले फैक्टर को अगर 0 से बराबर करें तो हमें ध्यान दीजिए कि x और y में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब भाई फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है x और y में, सिर्फ ये वाला, सिर्फ इसको मानिए। थोड़ा सा मैं पहले आपको समझा दूं। नाउ अब यहां से हमें ax प्लस एच वाई प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी मिला है।
इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, एक तो ये मिला और दूसरा आपको hy माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी मिला। दो यहां से मिला इक्वेशंस, यानी कि ये क्या है, एक तरह का जनरल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री में स्ट्रेट लाइन का। देख, क्योंकि कोई भी फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन एक्स और वाई में हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो तय हो गया। और ये दोनों हम कैसे लेके आए हैं? इस इक्वेशन को ही ब्रेक कर करके हमने लेके आया हुआ है ये चीज। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ all the points which satisfy this equation and also the coordinates of all the points which satisfy this equation as well. Hence, this given equation represent two straight lines, one of which is this and the other one is this. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये चीज मैंने क्यों लिखा कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको डिटेल में करने के लिए हमें और स्पेस चाहिए होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए ठीक से, उसके नीचे अभी काम हम लोग करेंगे। लिख लीजिए इसको, ओके। इसके नीचे therefore the given equation यानी कि इक्वेशन 1 represents two straight lines ax plus hy प्लस यहां से देखिए y into square root of h square minus ab is equal to 0 and ax plus hy plus y minus y into h square minus ab is equal to 0। गिवन इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो चीज यहां से क्लियर हो गया। अब ऑरिजिन से क्यों, कंसीडर करिए इस वाले इक्वेशन को, ax प्लस यहां से y कॉमन ले लीजिए, बचा कितना h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें आप, तो ये हो जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाई h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। सी तो 0 है, c अगर 0 है तो ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से होके पास करेगा? ऑरिजिन से ऑफ कोर्स। सिमिलरली इसके लिए भी यही चीज। सो ये भी तय हो गया कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से होके पास करेंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के तरफ कि मैंने क्यों कहा कि दोनों स्ट्रेट लाइंस कैन बी रियल एंड डिफरेंट और रियल एंड कोइंसिडेंट और इमेजिनरी, तीनों संभावनाएं हैं। सम इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, इसी पर्टिकुलर चीज में सम इंपॉर्टेंट केसेस, some important properties। सबसे पहला if h square minus ab is greater than 0, that is if h square is greater than ab। अच्छा एक चीज और याद रखिए, ये जो टर्म है इसको आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होने वाली है। इक्वेशन हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस इसको आप एक क्वाड्रेटिक समझिए x में और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, क्या होगा, b स्क्वायर यानी कि 2h y का होल स्क्वायर माइनस 4a
c की जगह b इज इक्वल टू, यही रखिए, ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 4y कॉमन ले लिए, आएगा आपका h स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसी को आपको मान लीजिए देखना है कि 4y इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 देखना है, तो इस 4y को उधर करके खत्म कर देंगे क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है यहाँ, तो बचा क्या सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आपको चेक करना है, कर लेंगे। उसी तरह लेस देन 0, तो बस सपोज दिस इक्वेशन टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग एच स्क्वायर माइनस ए बी, just suppose this as a quadratic equation in x and find its discriminant, and then you will easily guess this particular expression h square minus ab। चलिए if h square minus ab यानी कि इसी का डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, दैट इज इफ h square ab हो, then the two straight lines are real and distinct। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल का मतलब है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। जहां पे मैंने आपको अनइक्वल लिखा था वहां पे आप डिस्टिंक्ट ही करें, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर इक्वेशन तो है नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसीलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट करिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इक्वलिटी तब भी संभव है जब दोनों का लेंथ सेम हो, तो चूंकि हम लोग लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं तो रियल एंड अनइक्वल लिखने से अच्छा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखें, ठीक है। चलिए, देन द टू स्ट्रेट लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा केस, इफ h square is equal to ab, then the two straight lines are real and coincident, इसीलिए यहाँ पे coincident लिखा जाता है, ठीक है। तो अनइक्वल सही वर्ड नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल जहां जहां मैंने किया है वहां पे आप डिस्टिंक्ट कर दीजिए, ठीक है, वो ज्यादा सही वर्ड है, ठीक है। चलिए तीसरा, देन इफ h square is less than ab, that is if h square minus ab is less than 0, then the two straight lines आर इमेजिनरी, ठीक है। अब ये बहुत ही ट्रिकी पोर्शन है, एक इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर एच स्क्वायर ए बी से कम हो, छोटा हो, इसका ये मतलब है कि दोनों स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी है, बट फिर भी ये दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से होके पास कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ऑरिजिन से होके हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी ऑरिजिन से होके पास कर रहा है और ये भी ऑरिजिन से होके पास कर रहा है, यानी कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है 0 0 वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ऐसा है तो दैट मींस ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका ये मतलब है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से होके पास कर रहे हैं, दैट मींस ये दोनों स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट उस पॉइंट पे डेफिनेटली इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं। सो इस कंडीशन में भी आपको एक चीज याद रखना है कि दो दीज in this condition the two straight lines are imaginary, they are but definitely intersect at one point, one real point, and that one real point is the origin। origin पे intersect कर रहे हैं वो दोनों straight lines, उसके बाद उनको आप imaginary कह सकते हैं। लेकिन एक रियल पॉइंट है, तो कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जाए, आ जाए कि इस कंडीशन में
क्या दोनों स्ट्रेट लाइन किसी भी रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? यस, दे इंटरसेक्ट एट वन रियल पॉइंट एंड दैट वन रियल पॉइंट इज द ऑरिजिन। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। In this case, the two straight lines are imaginary, but they intersect themselves intersect at one real point and that is the origin। ठीक है, सो रिमेंबर इट। तीनों कंडीशन आपने जान लिया, लिख लीजिए इसको, इन सबको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इरेज करूं। जो थ्योरम लिखवाया था मैंने, जो थ्योरम था इसके रिगार्डिंग, उसमें जहां अनइक्वल है वहां पे आप डिस्टिंक्ट कर दीजिएगा। वैसे ब्रैकेट में मैंने डिफरेंट लिखा है, लेकिन बस डिफरेंट ही रहने दीजिए, अनइक्वल को हटा दीजिए, क्योंकि अनइक्वल सही वर्ड नहीं है स्ट्रेट लाइंस के रिस्पेक्ट में। लिखने में कोई बुराई नहीं है, बट जो चीज सही नहीं है उसको मान लेना चाहिए कि सही नहीं है, राइट? चलिए ओके, अब ये तो हमने पता कर लिया कि कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो होता है वो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से होके पास करते हैं, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन या तो रियल और डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल और कोइंसिडेंट होंगे, या फिर इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी के केस में दोनों स्ट्रेट लाइन एक रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट होता है ऑरिजिन। चलिए नाउ एक मिनट, ओके। जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ रहे थे, कर रहे थे, तो उसमें देखा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है? जब तक ऑब्लिक ना कहूं तब तक समझ लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होता था उसका टेंजेंट क्या होता था? tan थीटा। मान लीजिए थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। नाउ चूंकि कोई भी सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है, होमोजेनियस इक्वेशन होता है, वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ऑरिजिन से होके पास करता है। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि कोई भी जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है वो भी आपको दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर होमोजेनियस है दैट मीन्स वो ऑरिजिन से हमेशा पास करता है, वहां पे वो कंडीशन थोड़ा हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या वहां भी ऑरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, ये चीज वहां पे देखेंगे। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो उसी की बात करते हैं। तो हम देख रहे थे कि इन दोनों के बीच का एंगल हम निकाल रहे थे। अब चूंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बस उन दोनों स्ट्रेट लाइन में हमारा c1 c2 नहीं होता है, जीरो होता है दोनों, लेकिन m1 m2 तो होता है।
तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का भी एंगल होगा। तो उसी एंगल के बारे में हम लोग अभी पता करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सो थ्योरम लिखिए, द एक्सिस being rectangular, to find the angle between the angle between the straight lines, the straight lines given by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ठीक है, कह रहा है कि एक्सिस को रेक्टेंगुलर मान लीजिए और ये जो इक्वेशन जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करिए। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। क्या करना है, मान लेते हैं सपोज, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। सपोज द टू स्ट्रेट lines represented by 1 b y is equal to m1x and y is equal to m2x, that is y minus m1x is equal to 0 and y minus m2x is equal to 0। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, इसलिए द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, इसको मान लीजिए by using 2 as y minus m1x into y minus m2x is equal to 0। देख रहे थे कि ये फैक्टर हो जा रहा था और हमें दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल रहा था फैक्टर में इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको इतना ही लिखने से नहीं मिलेगा। क्यों, यहां पे b का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, लेकिन इस इक्वेशन में y स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा कितना आ जाएगा, 1। इसीलिए यहां पे एक b से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b। बाकी ठीक है, x स्क्वायर का कुछ तो कोफिशिएंट आएगा ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको m1 m2 तो आएगा, ठीक है, कुछ कोफिशिएंट आएगा। हो सकता है m1 m2 हमारा a के बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए चूंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा था, इसीलिए हमें b से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। सो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं। डेफिनेटली इसको एक काम करिए, थोड़ा सा और इसको ब्रेक कर लीजिए। यहां पे हो जाएगा बी वाई स्क्वायर माइनस बी वाई एम टू एक्स, उसके बाद माइनस बी वाई एम वन एक्स प्लस बी एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे b इंटू एम वन एम टू एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से हम क्या करेंगे,
कि माइनस बी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m1 प्लस m2 और yx भी तो कॉमन आएगा यानी कि xy और यहां पे हो जाएगा प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्यों मैंने b से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट b आ गया। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ तो है, यानी कि ये चीज कुछ तो है और ये चीज a के बराबर हो सकता है, बट क्योंकि इसके बारे में इन तीनों b m1 m2 के बारे में हमें नहीं पता है, इसीलिए हम ऐसा स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये a के बराबर आना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो दोनों इक्वेशन है, इस इक्वेशन के द्वारा जो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है उन्हीं का इक्वेशन हमने लिया है। तो डेफिनेटली ये जो b m1 m2 है वो a के बराबर होगा अगर दोनों को कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर इन दोनों इक्वेशंस का जो वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करें, यानी कि अगर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो b m1 m2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर यहां पे हम लोग b से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाता, जो कि खराब हो जाता, फिर मामला हमारा गड़बड़ हो जाता, इसीलिए यहां b से हमने मल्टीप्लाई किया है। चलिए, नाउ सिंस इक्वेशंस 1 and 3 are the same, therefore by comparing the coefficients of x square and xy in 1 and 3 we get, हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा जब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा b m1 m2 बराबर a, दैट मीन्स m1 m2 बराबर a बाई b, एंड जब x y के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस b m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2h, that implies m1 plus m2 is equal to minus 2h by b। ठीक है, चलिए m1 plus m2 is equal to minus 2h by b। आगे बढ़ते हैं। अब इरेज कर दो इसको कि चलिए रहने देता हूं, इधर का स्पेस मैं ज्यादा नहीं यूज कर पाता हूं, जगह नहीं है, उधर दीवार है, इसीलिए कोई नहीं। ओके, हमें क्या निकालना है? एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। सपोज करते हैं, मान लेते हैं, इसके बाद सपोज थीटा बी द angle between the two straight lines टू इस इक्वेशन को, ठीक है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमने थीटा अज्यूम कर लिया। देयरफॉर अब ये तो हमें पता है भाई इसका क्या होगा, एंगल tan थीटा जो फॉर्मूला होता है वो तो सिंपली क्या होता है, ये फॉर्मूला जो है ये सिंपली होता क्या है हमारा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है। अब आप कहेंगे कि भाई यहां तो हमारा m1 माइनस m2 आ रहा है, बट यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये इज इक्वल टू के बाद इसका काम हम लोग कर रहे हैं, इज इक्वल टू, इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे 1 प्लस m1 m2 कर सकते हैं। अब ऊपर में हम लोग m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4xy कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, m1 इंटू m2, कोई दिक्कत?
एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, चलिए, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ओहो यहाँ पे 4xy मैंने लिख दिया, m1 m2 माइनस 4 इंटू m1 m2 का वैल्यू a बाई बी, तो 4a बाई बी, 4a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू a बाई बी। चलिए, अब ऊपर से बी स्क्वायर एलसीएम होगा, रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा बी, नीचे बी ऑलरेडी है, दोनों कटकुट के खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 4h स्क्वायर माइनस 4ab और नीचे आ जाएगा a प्लस बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। देयरफॉर यहां पे लिख लेता हूं, चलिए थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, आप लिख लीजिए पहले इतना, फिर इरेज करता हूं मैं। ओके इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहीं से आप थीटा फाइंड कर लेंगे, यहीं से आप थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। चलिए, अब इसमें भी कुछ कंडीशंस आते हैं जिन्हें हमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना होगा। Okay, so the angle between the two straight lines represented by a homogeneous, general homogeneous equation of the second degree is have the tangent tan theta is equal to 2 square root of h square minus ab divided by a plus b, जहां की थीटा क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस का बीच का एंगल है। Now some important conditions related to this. To find the condition that the two straight lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is one perpendicular and two कोइंसिडेंट। देखिए हम लोग पैरेलल का यूज नहीं कर रहे हैं, कोइंसिडेंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके तो पास कर रहा है, यानी कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप ही कर सकता है, अलग अलग डिस्टिंक्टली पैरेलल तो नहीं हो सकता है यहां पे। इसीलिए चलिए पहले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 if the two straight lines y minus m1x is equal to 0 and y minus
इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं जस्ट पिछले वाले अभी जो हमने इसको निकाला, इसको निकालते समय हमने सपोज किया था कि जो दो इक्वेशंस है वो y इज इक्वल टू m1x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू m2x इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वही चीज है। सो इफ द टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, डायरेक्ट लिखता हूं परपेंडिकुलर, देन अगर परपेंडिकुलर है देन याद रखिए 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू इंफिनिटी। देयरफॉर a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का। 2 if 2 square root of h square minus ab is equal to 0, that implies h square is equal to ab, then अगर ऐसा है then थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड हेंस tan थीटा इज इक्वल टू 0। सो इसलिए द टू straight lines are coincident if h square is equal to ab, ठीक है, या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो हमने पहले भी देखा है, बस बट परपेंडिकुलर वाला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ साफ दिखता ही है कि कोइंसिडेंट के लिए तो भाई यही चाहिए, हमने देखा भी है शुरू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं पहले छोटे छोटे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमने ये किया, मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, और ओके मुझे एक्चुअली बीच में क्लास रोकना पड़ा क्योंकि मैंने मेन सॉकेट का जो स्विच है उसको ऑन नहीं किया था और कैमरा का जो बैटरी है वो ख़त्म हो गया अचानक से और ये बंद हो गया। सो दैट वाज द रीज़न। चलिए दैट बीइंग अपार्ट, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिन दो स्ट्रेट लाइंस को ये पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो आप कैसे बताइएगा? अब कोई भी जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का, वो जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है वो किस केस में परपेंडिकुलर होता है? वो परपेंडिकुलर होता है अगर अभी आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, a प्लस बी 0 हो जाए, दैट मीन्स तो यहाँ पे a प्लस बी कितना है, a के जगह, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1 है, और b के जगह यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, कितना हो गया 0, यानी कि यस द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड by this equation, the two straight lines represented by this equation are perpendicular।
उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² इज इक्वल टू 0, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, तो जिन दो स्ट्रेट लाइंस को ये पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वो दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो क्या ये है, अगेन a प्लस बी देख लेंगे कितना आ रहा है, अगर ये सम 0 आया दैट मीन्स यस दे आर परपेंडिकुलर, अदरवाइज दे आर नॉट। चलिए a कितना है 6, b कितना है -6, क्या हो गया आपका 0। So yes, the two straight lines represented by this equation are perpendicular to each other। तो ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलरिटी। उसी तरह से किस केस में कोइंसिडेंट होता है दोनों स्ट्रेट लाइंस, ये भी आपको पता है, h² इज इक्वल टू AB होना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि अगर h² इज लेस देन AB हो तो स्ट्रेट लाइंस इमेजिनरी होता है, और उस केस में आपको ये पता है कि इमेजिनरी तो होता है बट देयर इज वन रियल पॉइंट एट विच दोज टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट लीस्ट, और वो डेफिनेटली ऑरिजिन होता है, ठीक है, इमेजिनरी वाले केस में। सो आपको पता चल गया कि किस केस में स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होता है। कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है वो दोनों स्ट्रेट लाइंस किस केस में परपेंडिकुलर होता है और किस केस में कोइंसिडेंट होता है आपको पता चल गया। अब चलिए एक दो प्रॉब्लम्स पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर समय रहा तो, ठीक है। ओके पहला जो प्रॉब्लम है, पहला क्या है, एक ही प्रॉब्लम है, इसी में दो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही लिख लीजिए कि फाइंड व्हाट स्ट्रेट लाइंस आर represented by the following equations, by the following equations and determine the angles between them, and determine the angles between them। जो पहला स्ट्रेट लाइन है वो है हमारा x² माइनस 7xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। माफ करिएगा, पहला होमोजेनियस इक्वेशन जो है इस तरह से है, दूसरा है 4x² माइनस 24xy plus 11y² is equal to 0. Now we have to find two things in each of these equations. आपसे पूछा जा रहा है कि for what straight lines are represented, find what straight lines are represented by the following equations. ये जो homogeneous है इक्वेशन है, ये दो कौन कौन से स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस को फाइंड करना है, उसी तरह इसके लिए भी करना है। उसके बाद यहाँ पे ये इक्वेशन जो दोनों स्ट्रेट लाइंस को डिटरमाइन करेगा, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या है वो निकालना है, और वही चीज इस इक्वेशन के लिए भी निकालना है। सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन इज क्या है, x² माइनस 7xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको एक क्वाड्रेटिक समझना है x में और सॉल्व कर देना है। फैक्टर कर दीजिए, x² माइनस 4xy माइनस 3xy लिख सकते हैं, प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। x क्या हो जाएगा, x माइनस 4y माइनस 3y क्या हो जाएगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0।
दैट इम्प्लाइज x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसलिए द टू रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन्स आर, दो जो स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड एक हो जाएगा आपका x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करिए। अब एंगल क्या होता है, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो आपको पता है ऑल्सो tan थीटा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यही होता है। अब एच स्क्वायर क्या है, ये इक्वेशन है हमारा, तो एच निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे ना। इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है होमोजेनियस, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2h कंपेयर करते हैं, 2h बराबर क्या है, 2h बराबर मेरा है -7 यानी कि h इज इक्वल टू -7/2। a हमारा क्या है 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू हमारा 12 है। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना है 12, y स्क्वायर का कोफिशियंट, a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है मेरा -7/2 का होल स्क्वायर यानी कि 49/4 माइनस a1 b 12 यानी कि 1 गुना 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई a प्लस b यानी कि 1 प्लस 12 13, दैट इम्प्लाइज सॉरी इज इक्वल टू 2 49 माइनस 48 1, तो ये हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/13, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/13। यही आपका रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का। आसान है, फाइंड कर लिया आपने। उसी तरह दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, the given equation is क्या है आपका इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, वही काम फैक्टर कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। -22xy माइनस 2xy प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x, तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 11y माइनस यहाँ से 2y, सिर्फ y, तो आ जाएगा आपका 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y इंटू 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। इसलिए द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन्स आर, क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन्स, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब निकालना है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल। मान लेते हैं थीटा है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू अगेन एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे, एच यहाँ पे 12 है, -12 है, क्योंकि देखिए 2h इज इक्वल टू -24 और h इज इक्वल टू -12, 12 का -12 मतलब 12 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस a कितना है, a है 4 और b है 11, तो 11 4 जा 44 माइनस 44 डिवाइडेड बाई a प्लस b यानी कि 4 और 11 जोड़ के हुआ आपका 15, 2 इंटू 10 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया आपका 4/3, इसलिए
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आंसर देखा आपने, आसान है, ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। केस याद रखना है कि किस केस में परपेंडिकुलर होते हैं लाइंस, किस केस में कोइंसिडेंट होते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब सेकेंड डिग्री के होमोजेनियस इक्वेशन की बात होती है तो एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस passing from the origin, and they can be real and distinct or real and coincident or imaginary. And in case of imaginary, those two straight lines intersect at one real point and that real point is origin. इस चीज को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी कल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और प्रॉब्लम्स करने के बाद, नहीं अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बचा हुआ है। जैसे कोई भी, जैसे कि मैंने बताया, आपने देखा आज के क्लास में कि अगर कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का तो दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगले क्लास में जो हम लोग पहला इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, वो निकालेंगे कि वो जो दोनों स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है वो होमोजेनियस इक्वेशन, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के का जो एंगल्स होते हैं, यानी कि उन एंगल्स का जो बाइसेक्टर होगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल एंगल होगा डेफिनेटली, तो उनका जो बाइसेक्टर्स होगा उनका इक्वेशंस हम लोग फाइंड करेंगे। और एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन याद करिए, आपने नॉर्मली स्ट्रेट लाइंस में किया हुआ है पहले, उसी तरह से है यहाँ भी, कुछ भी नहीं है उसमें, इजी है, आसान है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उसको दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस इक्वेशंस को, एंड वी आर गोइंग टू सी बोथ द मेथड्स। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कोई आज के क्लास में मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि हर चीज़ प्रिपेयर करके आपको बताऊं अच्छे से, जितना आसानी से संभव हो मेरी तरफ से। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, कल अगला क्लास होगा इसका। चलिए, थैंक यू।